परफेक्ट, ओके। ओके, तो बैक टू द स्क्रीन। ये बच्चे ज्वाइन किए थे, इसके कारण व्हाइट बोर्ड है थोड़ा बैक चला गया। तो सूत्रा का जैसे हमने हमने देखा। सबसे पहले हम बात करें ट्रिक की। तो कोई भी एग्जाम जो है उसमें ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप क्वांट पढ़ें या फिर मैथ, यानी जिसको मैथ कहते हैं, या फिर रीजनिंग पढ़ें, इवन जीएस में। अब जीएस में कैसे ट्रिक? देखो, फॉर एग्जांपल जब तुम पॉलिटी पढ़ते हो, ठीक है, पॉलिटी जब पढ़ते हो तो पॉलिटी में जब आप आर्टिकल्स पढ़ते हैं, जब पार्ट्स पढ़ते हैं, जब आप शेड्यूल पढ़ते हैं, ये ढेर सारे होते हैं। ठीक है, सबसे पहला यूनियन होता है, ठीक है, सिटीजनशिप होता है, फंडामेंटल राइट्स होते हैं। तो इतने सारे आपको एक सीक्वेंस में याद रखने का, जब टीचर आपको पढ़ाएंगे तो आपको एक लिस्ट जरूर दे दिया जाएगा, पर आपको एक ट्रिक चाहिए होगा उसको याद करने के लिए। क्योंकि एग्जाम में जब सवाल पूछ देता है जब आर्टिकल्स के बारे में, किसी आर्टिकल के बारे में, तब आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर ये आर्टिकल कौन सा था, ऊपर का, पहले मतलब इसके पहले का था या बाद का था। तो इन सभी चीज़ों के लिए ट्रिक होना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप हिस्ट्री ही क्यों नहीं पढ़ें। हिस्ट्री में भी आपको ट्रिक्स बहुत ज़रूरी पड़ जाते हैं। तो ऑफ कोर्स सूत्रम एकेडमी आपको यहाँ पर ट्रिक्स में हेल्प करता है। ठीक है। दूसरा है इस फॉर्मूला। अब फॉर्मूला तो देखो, ये जो है हमारा खुद का ही है फॉर्मूला, कि हम किस तरह से लेकर के चलेंगे क्लास को। हमारा अप्रोच क्या है? हमारा जो अप्रोच है वो है श्योर मेथड। ये यू है, ठीक है। श्योर मेथड। अब श्योर मेथड क्या है? श्योर मेथड में स्टार्ट समझो, इसका मतलब है सिनॉप्सिस। यानी कोई भी चैप्टर जब शुरू होगा उसका हम आपको एक सिनॉप्सिस देंगे, या फिर अ, एक बेसिक देंगे, ताकि आपको समझ में आए कि वो चैप्टर पूरी तरह से किस चीज के ऊपर बेस्ड है। देखो, ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि आप पढ़ क्यों रहे हो कोई भी चीज। अगर आप बीपीएससी के लिए ही तैयारी कर रहे हो तो कोई चैप्टर पढ़ क्यों रहे हो? अगर आप हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो क्यों पढ़ रहे हो? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी में अगर आपको यूनिवर्स चैप्टर है, चलो एक बहुत मजेदार बात यहाँ पर करते हैं यूनिवर्स चैप्टर के बारे में। आप में से कोई बता सकता है यूनिवर्स चैप्टर का आखिर यूज क्या है आपको? आप अगर बीपीएससी या फिर कोई भी आईएएस या इस तरह से कोई भी इंपॉर्टेंट पोजीशन आप एक्वायर कर लेते हैं, उसके बाद आपको इसका यूज क्या है यूनिवर्स चैप्टर का? कोई बता सकता है कमेंट में? कोई है? तो फिर जस्ट लेट मी बी बैक यहाँ पर। और बच्चे एनरोलमेंट के लिए रिक्वेस्ट भेजे हैं, मुझे इनको एनरोल करने दो। यूनिवर्स का यूज ये है कि हमें एक आइडिया मिलता है हमारी पृथ्वी की संरचना कैसी है और क्या विस्तार है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। आपको पृथ्वी का संरचना जब आप पढ़ेंगे, जब यूनिवर्स का चैप्टर देखो, धरती पर तो हम तब आएंगे जब पहले ब्रह्मांड समझेंगे। ब्रह्मांड आखिर कैसे बना, ब्रह्मांड आखिर अ, किन रीजन के कारण, बिग बैंग के बाद क्या हुआ, वो तो आपको ज्योग्राफी के जो फैकल्टी है वो खुद ही बहुत ही एक्सपीरियंस फैकल्टी है, वो आपको अ, उसको लेकर के चलेंगे। पर आप अगर देखो, मैं कोई आपको एक ना एक सिनेरियो बताता हूँ, आप इस सिनेरियो को देखो, समझिए समझिए थोड़ा। लेट्स से आप आप बीपीएससी क्वालिफाई कर लेते हैं, और बीपीएससी क्वालिफाई करने के अभी कुछ सालों बाद, या 15 20 या 25 साल बाद, जब 2045 50 के अराउंड आप भी करीब उस एज में होंगे, 50 प्लस या समथिंग एज में होंगे, आपका एक अलग रुतबा होगा, आपका एक अलग पहचान होगा। हो सकता है आप आईएएस कैडर में भी शिफ्ट कर गए हो तब तक। सोचिए, हो सकता है कि गवर्नमेंट एक प्लान बनाए, 2045 50 की बात करूं, भविष्य की। इलॉन मस्क को एक आइडिया आता है, चलो मार्स के ऊपर हम चलो अपना एक बेस बनाते हैं ह्यूमंस का। अब गवर्नमेंट आपसे कहेगी कि चलो ठीक है, कर सकते हैं ऐसा। और इसको लेकिन कैसे किया जा सकता है? इसके लिए एक टीम का गठन करते हैं। इलॉन मस्क कहते हैं कि इंडिया के साथ मिलकर करेंगे, इंडिया को बहुत फायदा होगा। तो आखिर वो जो
पैनल बनेगा, उसमें चलो आपको हेड में डाल देते हैं कि चलो आप काफ़ी सीनियर मोस्ट हो, आप डिसाइड करो कि आखिर हमें मार्स पे जाना चाहिए या नहीं। अब आप ये सोचो कि आखिर जब आप वहाँ बैठोगे उस पैनल में जहाँ इसरो के साइंटिस्ट होंगे, नासा के होंगे, स्पेसएक्स के होंगे, डीआरडीओ के साइंटिस्ट होंगे और वो बात कर रहे होंगे कि मार्स का सतह कैसा है, मार्स की ज़मीन कैसी है, मार्स का एनवायरनमेंट कैसा है, उसके आस-पास ग्रेविटेशन कैसा है, गुरुत्वाकर्षण यानी। तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए आप तब सक्षम हो पाएँगे जब आप जानकारी रखेंगे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, जैसे कि ज्योग्राफी हुआ। समझ रहे हो बात को? तो आप जो आज पढ़ेंगे वो आपको ज़िंदगी भर काम आने वाला है। आप एक अच्छे आईएएस या फिर एक भी सिविल सर्वेंट तभी बन पाएँगे जब आप कैपेबल हैं कि आप फ्यूचर को देख कर के काम कर रहे हैं। आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग एक एक्चुअली न्यूज़ बता रहा हूँ मैं। ये एक्चुअल में हुआ है। उड़ीसा के तरफ जब एक साइक्लोन आ रहा था, वो कुछ साल पहले की बात है। साइक्लोन की वार्निंग दे दी गई थी लोगों को, लेकिन फिर भी कुछ लोग थे जो समंदर में चले गए थे मछली पकड़ने के लिए। ऑफ़ कोर्स ये उनका जीविका है, उनको तो मछली पकड़ना ही था। लेकिन कुछ लोग जैसे ही वो पानी में गए थे, उसी समय क्या होता है जो आईएएस है वहाँ का, उस डिस्ट्रिक्ट का, वो वहाँ पहुँच जाते हैं। क्योंकि उनको कहीं न कहीं गट फीलिंग था कि मछुआरे फिर भी पानी में चले जाएँगे और वो बस महज़ ऑर्डर नहीं दिए बैठ कर के कि हाँ, चलो भेज दो, जाके सबको इन्फॉर्म कर दो। ही टूक द स्टैंड कि वो खुद चले गए वहाँ पर और जा कर के जो मछुआरे गए थे, उनको वापस बोट्स भेज कर के वापस बुलाएँ, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं गए थे। तो उनको वापस अनाउंसमेंट कर कर के कोस्ट गार्ड की हेल्प से उनको वापस बुलाया गया। और उसके बाद जो तूफ़ान आया था, इट वाज़ डेवास्टेटिंग, बहुत बुरा था वो। लेकिन जितने लोग थे विद टाइम आईएएस ऑफिसर ने उन्होंने उन सबको एक सेफ लोकेशन पे पहुँचा दिया और किसी की जान नहीं गई, वरना काफ़ी जान-माल का नुकसान तो होना तय था। इस काम से प्रभावित होकर के उनको मेडल भी दिया गया था। उड़ीसा सरकार ने उनको मेडल दिया था। तो आप समझिए, अगर उनको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता कि एक साइक्लोन आने वाला है, अगर वो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स के द्वारा दिया गया इन्फॉर्मेशन को नहीं समझ पाते कि अगर इस तरह का चक्रवात आ सकता है, हवा का दबाव इस तरह बन रहा है कि अब चक्रवात आ सकता है, तो वो इस तरह का डिसीजन ले पाते? तो इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है किसी भी सब्जेक्ट को पहले जानना कि आखिर क्या उसको पढ़ने के पीछे रीज़न है। तो इसलिए यही पार्ट है हमारा यहाँ पर, ये सिनॉप्सिस वाला। कि आखिर अगर वो चक्रवात ही आ रहा था, तो उसको वो रोक पाएँ। तो इससे फ़ायदा क्या होगा? तो आपको मालूम चल गया कि भविष्य में आपको जब आप कोई भी सिविल सर्वेंट बनेंगे, तो आपको इस तरह से यूज़ होगा इन चीज़ों का जो पढ़ेंगे आप। फिर है अंडरस्टैंडिंग, यू फॉर अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग मतलब उसके बाद जब आपको ये समझा दिया जाएगा कि आपका यूज़ क्या है, तब आपको हम वो चैप्टर्स पढ़ाएँगे, चाहे वो मॉडर्न का हो या पॉलिटी का हो, जो भी सब्जेक्ट का हो, वो आपको उसके बारे में टोटल अंडरस्टैंडिंग दिया जाएगा। नेक्स्ट इज़ आर फॉर रिविज़न, ठीक है? रिविज़न क्या? रिविज़न आपको देखिए जो क्लास में पढ़ाया जाएगा, हमारा उसी समय आपको उस चैप्टर का रिविज़न करवा दिया जाएगा। ऐज़ इन आपको जो नोट्स हम देंगे, इस नोट्स को मैं कहता हूँ डैडी नोट्स, ठीक है? हँसने की बात नहीं है, बट दिस इज़ द रियलिटी। तो इन नोट्स को मैं कहता हूँ डैडी नोट्स, क्यों? द रीज़न बीइंग, ये जो नोट्स हैं, ये आपको होलिस्टिक हैं, यानी पूरी तरह से सब कुछ है इसमें। ये नोट्स आप एक बार अगर रट गए, ठीक है? आप इसको रोट कर गए, रट गए, तो उसके बाद आपको क्लास में तो समझाया हुआ गया ही है सब कुछ, क्लास में तो समझाया हुआ गया ही है सब कुछ, और उसके बाद जब आपको क्लास में ही सब कुछ याद भी करा दिया जा रहा है, तब आता है श्योर का लास्ट का ई। ई का मोमेंट, यानी एग्ज़ाम में एक मोमेंट आता है यूरेका। यानी एग्ज़ाम में ऐसे सिचुएशंस आएँगे कि जब आप कोई भी स क्वेश्चन का बस स्टेटमेंट पढ़ोगे और उसमें महज़ 2 ही कीवर्ड पढ़ोगे, आपको आंसर याद आ जाएगा कि क्या आंसर है। इस लेवल का एफिशिएंट आपको नोट्स और सब कुछ मिलेगा। क्लियर है? नेक्स्ट अब देखिए, आगे की बात, जो हमारा सूत्रम, सूत्र में एम की बात करते हैं, ठीक है? एक थ्रेड जो है सूत्र का, ये पहले चलो आपको बता देते हैं। थ्रेड का मतलब क्या है यहाँ पर? थ्रेड यानी धागा। मार्केट में जितने भी कोचिंग है,
मार्केट में जितने भी कोचिंग है, आप उनमें क्लास करिए, चाहे 6 महीने का कोर्स हो, 9 महीने का हो, 12 महीने का हो, कितने भी महीने का कोर्स हो, एक बार आपका कोर्स खत्म हो जाता है, उसके बाद आप कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दे डोंट केयर। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप अनएम्प्लॉयड हैं या आपका एग्ज़ाम क्रैक हो गया है, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है? इस देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि लोग अपना पैसा तो कमा लेते हैं, बट बाद में उनको फ़र्क नहीं पड़ता है कि स्टूडेंट के साथ क्या हो रहा है। बट सूत्रम का जो कॉन्सेप्ट है, वो ये नहीं है। ये धागा जो है और ये जो एम है, इस एम का मतलब होता है मॉर्फोसिस। कोई बताएगा मेरे को मॉर्फोसिस का मतलब क्या है? हिंदी में इसको शायद रूपांतरण कहते हैं। हिंदी वाले या इंग्लिश वाले बच्चे कोई भी बता सकते हैं? मॉर्फोसिस क्या प्रक्रिया, किसी को जानकारी है? रूपांतरण या मॉर्फोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिससे आप ये मान लो, कोई भी कीड़ा, कोई भी नहीं, खास करके जो कैटरपिलर है, ठीक है? कैटरपिलर, प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट कह रहे हैं किरण, एग्जैक्टली। प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, सब कह सकते हैं। तो कैटरपिलर जैसे धीरे धीरे इवॉल्व होकर के एक बटरफ्लाई बनता है, ठीक है? राइट, एक बटरफ्लाई बनता है। जैसे कोई मामूली सा चट्टान, यानी कोई पत्थर मान लो, वो एक्सट्रीम हीट, एक्सट्रीम प्रेशर, इसके अंदर आकर के क्या बन जाता है? मार्बल, यानी संगमरमर। तो जब मॉर्फोसिस एक इतना खतरनाक प्रोसेस है जो उस आपके करंट अवस्था से आपको ऊपर ले जाकर, उससे बेहतर ले जाकर के आपको कुछ और बना देता है। आपको सिर्फ स्टूडेंट नहीं रहना है ऑलवेज, आप एक यंग असेट हो देश के। आपको पता है, दो 20 से 30 साल की एज तो सिर्फ तैयारी में ही निकल जाती है। चाहे आप एसएससी की तैयारी करें या बैंकिंग की करें, या फिर आप अ, अगर यूपीएससी की कर रहे हैं तो 2 साल और इसमें जोड़ दीजिए, 32। आप बीपीएससी के लिए कर रहेंगे तो ये 37 तक चला जाएगा। अगर आप यूपीपीसीएस का करेंगे तो ये 42 चला जाएगा। तो इतने साल आपके, ये जो सबसे स्ट्रॉन्ग पोजीशन है आपके लाइफ का, जहाँ पर आपको एक्चुअली प्रोडक्टिव होना चाहिए था, आप सिर्फ तैयारी में बर्बाद कर दे रहे हैं। तो क्या तैयारी नहीं करें? नहीं, ये बात नहीं है। तैयारी के लिए मैक्सिमम 2 इयर्स, किसी भी तैयारी के लिए, चाहे आप यूपीएससी का करें, चाहे आप एसएससी या बैंक बीपीएससी, मैक्सिमम 2 इयर्स आप तैयारी करिए, अपने सॉलिड नोट्स बनाइए इन 2 सालों में। एग्ज़ाम को समझिए लो दोस्तों के बीच में रह के। और ये जब नोट्स बन जाएगा ना, प्रॉब्लम यही होता है, कोचिंग वाले उसके बाद आपको छोड़ देते हैं, पर सूत्रम में ये नहीं होगा। हम चाहते हैं कि आप 2 साल अपना तैयारी करिए, उसके बाद 2 साल बाद आपके अंदर कुछ ऐसे स्किल्स हों, जो कि हम सूत्रम में भी आप में इम्पार्ट करेंगे स्किल्स, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है? फ्यूचर में हम डेटा एनालिटिक्स का कोर्स भी लाएँगे, और भी डिजिटल मार्केटिंग का जैसे कोर्स लाएँगे। तो इस तरह के स्किल्स भी आप में हम डालेंगे इस पीरियड में या इन 2 सालों के बाद। तो जब भी सूत्रम से आप जुड़ेंगे, तो वो बच्चे जो सूत्रम से कनेक्ट होंगे, वो हमेशा के लिए कनेक्ट हो जाएँगे। तो वो चाहे तो 2 साल बाद आएँ और कहें कि उन्हें कोई स्किल डेवलपमेंट कोर्स करना है, हाँ, करेंगे। अगर वो 2 साल बाद कोई जॉब भी पकड़ लेते हैं खुद से, और क उनको चाहिए कि वो तैयारी भी करते रहें, तो बेस्ट पार्ट सूत्रम का यहाँ पर ये है कि आपको इन 2 सालों के लिए, ये इन दो सॉरी आई मीन इसके जब भी आपका कोर्स खत्म हो जाएगा, जब भी कोर्स ओवर होगा, उसके बाद भी आपको हम अपडेट्स देते रहेंगे, ठीक है? मतलब आपके नोट्स जो आपको मिलेगा यहाँ से, हम आपको एक अलग से ग्रुप बना देंगे, टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे, और आपको रेगुलर अपडेट्स अपडेट्स मिलते रहेंगे कि इस चैप्टर में ये चीज़ अपडेट कर लीजिए, इस चैप्टर में ये चीज़ अपडेट कर लीजिए, और आपको क्या करना है? सिर्फ अपडेट करना है और उसको रिवाइज़ करना है। विथ, अगर आप जॉब पकड़ना चाहें पकड़ के, नहीं तो अगर आप तैयारी कंटिन्यू करना चाहें वो आपके ऊपर है, दैट इज़ योर डिसीजन। बट पॉइंट इज़ कि हम आपको अपडेट करते रहेंगे, आपको सिर्फ रिवाइज़ करते रहना है, और उसके बाद एग्ज़ाम दीजिए। जॉब के साथ भी अगर एग्ज़ाम कोई देता है, वो आराम से निकाल सकता है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है इस चीज़ में।
ठीक है? तो यही जो फंडा है हमारा सूत्र का कि आप हमसे जुड़े रहेंगे, मॉर्फोसिस के थ्रू हम आप में स्किल डेवलपमेंट करेंगे। देखो चूँकि ये तो स्मैश कोर्स एक तरह का क्रैश कोर्स है, तो हमें 75 डेज़ के अंदर इसको कंप्लीट करना है। इसलिए बहुत हॉलिस्टिकली, बहुत डीप हम लोग इसमें नहीं जा सकते हैं, ठीक है? तो हम आपको जो भी बताएँगे वो इसलिए उतना ही बताएँगे, एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही बताएँगे। जब कोई भी बच्चा लेकिन अगर फाउंडेशन कोर्स में आता है हमारे साथ, ठीक है? फाउंडेशन में अगर आप जॉइन करोगे, जो कि बीपीएससी का करीब 9 महीने से 12 महीने का रहता है। इस कोर्स में आपको जो है इंग्लिश फॉर्म्स मैं खुद सिखाऊँगा। अभी तक जो मेरे बारे में नहीं जानते हैं, सॉरी मैंने अपना इंट्रो नहीं किया, आदत नहीं है खुद की बड़ाई करना, बट मेरा नाम है सहकृष्णा, मैं एक ऑथर हूँ और मैं जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हूँ, ठीक है? मेरी बुक्स हैं ऑपरेशन सात हिंदुस्तानी और एक और रिसेंटली आई है गिज़्मो। आप इंस्टा वगैरह पे चाहे तो फॉलो कर सकते हैं _सहकृष्णा, ठीक है? तो आपको जैसा मैं कह रहा था फाउंडेशन कोर्स जो है, इस फाउंडेशन कोर्स में आपको इंग्लिश में सिखाऊँगा, ठीक है? ख़ैर फाउंडेशन कोर्स की जो बात है ये चीज़ें मैं ज़्यादा बड़ा नहीं बताऊँगा, बस इतना जान लो, आपको कोई भी जॉब करने के लिए इंग्लिश बेसिक नेसेसिटी है। चाहे आप बैंक में करें या फिर आप बीपीओज़ में करें, कहीं भी। कम्युनिकेशन स्किल बहुत इम्पोर्टेंट है, तो वो चीज़ हम देंगे। बाकी स्किल डेवलपमेंट के लिए जैसे डेटा एनालिटिक्स का कोर्स हुआ या फिर डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स हुआ, जो सूत्रम के बच्चे रहेंगे इनको मार्क एक तो हमारा प्राइस ऑलरेडी कम रहेगा और सूत्रम के बच्चों को ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल प्राइस पे ही मिलेगा या हो सकता है ये हम फ्री में भी दे दें बाद में, ठीक है? तो ये हमारा फ्यूचर का प्लान है। अभी जैसे कमेंट में एक बच्चे ने पूछा है, किरण ने, कि क्रैश कोर्स सफिशिएंट रहेगा, बिल्कुल सफिशिएंट रहेगा। 75 डेज़ का है, 75 डेज़ इनफ टाइम होता है कोई भी एग्ज़ाम निकालने के लिए। आपको जो है क्लास में नोट्स हम लिखवाएँगे नहीं, ठीक है? ये बात जान लीजिए, क्योंकि नोट्स लिखवाने में ही टाइम जाता है। अगर आपको सिर्फ़ पढ़ा दिया जाए कोई भी कॉन्सेप्ट को और नोट्स आपको हम वो प्रोवाइड कर दें कि जो नोट्स आपको सिर्फ़ पढ़ाया हम जो कॉन्सेप्ट समझा दें क्लास में और नोट्स जो दे दें, बस इन दोनों चीज़ को आप कवर कर लीजिए, आपका आराम से कोई भी प्रिपरेशन बीपीएससी का हो जाएगा और इसको सप्लीमेंट करेगा क्या, तो आपका टेस्ट सीरीज़ जो हम लोग वीकली लेंगे, ठीक है? 1 हफ्ते में, ठीक है? पहला वीक जैसे आज से शुरू हुआ मंडे टू सैटरडे आपको जो भी पढ़ाया जाएगा, जो भी सब्जेक्ट्स आपके होंगे, संडे को उसका टेस्ट हो जाएगा और सिर्फ़ 1 वीक में ही आपको इतना समझ में आ जाएगा कि आखिर आपका लेवल कहाँ था और कैसे धीरे-धीरे ये ऊपर बढ़ रहा है। क्योंकि ये नोट्स, कॉन्सेप्ट्स जो भी चीज़ें हम आपको देंगे इस दौरान, वो आपको संडे में तक पता चल जाएगा। इसलिए ये डेमो कोर्स जो हमने रखा है 7 डेज़ का डेमो रखा है। क्योंकि अगले 6 दिन आप क्लास करेंगे आराम से, समझिए सब कुछ, ठीक है? सब कुछ समझिए अच्छे से क्लास में, नोट्स मिलेगा, नोट्स को पढ़िए जिस तरह से हम बताएँगे पढ़ना और फिर संडे को लास्ट आप जब टेस्ट देंगे, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं। ठीक है? चलो एक छोटा-सा पॉज़ लेते हैं और सब लोग सवाल पूछिए अपना जिसको जो भी सवाल है, जो भी क्वेरीज़ है, जो भी क्वेश्चन्स आप पूछिए। उसके बाद हम लोग आज का क्लास शुरू करेंगे। आई होप आप लोग कोई टाइप कर रहे हैं क्वेश्चन्स। अर्पित कुमार रिकॉर्डिंग मिलेगी या नहीं क्लास की? देखो रिकॉर्डिंग मिलेगी क्लास की, लेकिन ना देखो रिकॉर्डिंग के साथ ना प्रॉब्लम ये है ना, मैं रिकॉर्डिंग चाहता नहीं हूँ देना बिल्कुल आप लोगों को, मतलब कि फ्रीक्वेंटली कि हर चूँकि इससे ना माइंडसेट का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाता है। आपको ये लगता है कि अरे रिकॉर्डिंग तो मिल ही जाएगा, तो
चलो ठीक है अभी कुछ और काम कर लेते हैं या फिर कुछ और, वो सिंसियरिटी नहीं है। देखो ऑनलाइन क्लास फेमस बहुत है आज की डेट में, लोग उसको प्रेफर भी बहुत करें, लेकिन प्रॉब्लम ऑनलाइन के साथ यही है कि लड़के सिंसियर नहीं हो पाते। अपने टाइम में मैंने भी ये चीज़ किया हुआ है कि हाँ चलो ठीक है रिकॉर्डिंग तो मिल ही जाएगा। अग्री कर रहे हो आप लोग मेरी बात से? तो वो ना थोड़ा सा आप ना लेथार्जिक पोजीशन में आ जाते हो, थोड़ा सा लेजी हो जाते हैं। तो रिजल्ट करना है तो थोड़ा 75 दिन ही बचा है, जी जान से लग जाओ। रिकॉर्डिंग आपको तभी मिलेगा जब कुछ आपका वैसा कुछ बहुत ही सिचुएशन रहेगा कि फॉर एनी पर्टिकुलर रीज़न आप क्लास नहीं कर पा रहे हो, ठीक है? तो उसी के समय आपको रिकॉर्डिंग हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, और वो भी नहीं कि आपको हर क्लास का मिलेगा। आपको शायद हम 2-4 क्लास का ही मुश्किल से कभी कोई दे दें किसी का रिकॉर्डिंग। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, कोई भी कन्फ्यूजन है, तो आपको ऑलवेज़ जो फैकल्टीज़ हैं, उनसे 1 टू 1 मेंटरशिप मिलता रहेगा। इसके लिए तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। आफ्टर क्लास, बिफोर क्लास, कभी भी आपको अगर लग रहा है कहीं भी, चाहे पढ़ाई को लेकर के हो या फिर कोई और रीज़न, आपका मान लीजिए अगर आप कंफर्टेबल हैं, आपको इवन पर्सनल इश्यू कोई आ रहा है, आपको लग रहा है कि आज इससे आपके पढ़ाई पे, आपके स्टडीज़ पे अफेक्ट अफेक्ट आ रहा है, आप वो भी डिस्कस करिए मुझसे। मैंने एक बहुत बड़ा फ़ेज़ अपने लाइफ़ का इस प्रिपरेशन फ़ेज़ में देखा है दोस्त। मैंने मतलब समझ लो कि हर तरह के बच्चे देखे हैं, हर तरह के सिचुएशन देखे हैं कि किस क्या-क्या प्रॉब्लम्स एक स्टूडेंट के लाइफ़ में आती है ना, किस-किस तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, मैं हर चीज़ को जान चुका हूँ। क्या-क्या लाइफ़ के फ्रस्ट्रेशंस हैं, क्या-क्या लाइफ़ में प्रॉब्लम्स हैं, सब जान रहा हूँ मैं। और सबको मैंने बहुत सोच-विचार करके उनके सॉल्यूशंस को भी सोचा है। ऐसा नहीं है कि बस मैं आपसे हवा में कोई भी बात करूँगा या कोई भी आपको बात बताऊँगा तो वो यूँ ही रहेगा। तो इसके लिए टेंशन बिल्कुल नहीं लें, 1 टू 1 आपको मेंटरशिप मिलेगा ही मिलेगा। सब्जेक्ट को लेकर के भी आपको मिलेगा कि अगर आपको लगता है कोई टीचर से कुछ पूछना है, वो भी आप क्लियरली पूछ सकते हैं। सर 4 से 6 अरेराज रहते हैं, घर से थोड़ी दूर है इसलिए पूछ रहे। देखो क्लास का जो टाइमिंग है ना, वो मोस्टली 4 से 6 होगा, नहीं तो आफ्टरनून में भी हो सकता है 12:30 से 4:30, ठीक है? ये 2 टाइम है जिस पे हम लोग वर्क कर रहे हैं। स्टूडेंट्स को जो कन्वीनिएंट लगेगा आप लोगों को, तो क्लास का टाइम फाइनली हम लोग वैसे ही करें, और टीचर की अवेलेबिलिटी के ऊपर भी है। तो अगर दोनों चीज़ मैच कर जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग करेंगे, ठीक है? पर डे देखो, पर डे आपकी 2 क्लास तो होगी ही। किरण 2 क्लास आपकी होगी पर डे, और सारे क्लास जो होंगे, कम से कम 1.5 से 2 घंटे के तो होंगे ही, ठीक है? पर डे आपके 1.5 से 2 घंटे के 2 सब्जेक्ट्स होंगी। जैसे आज जैसे अभी मैं मॉडर्न हिस्ट्री आप लोग को स्टार्ट करूँगा थोड़ा बहुत, आपको एक ब्रीफ आइडिया दूँगा सब्जेक्ट का। क्योंकि देखो ज़्यादा ओवरलोड करना भी ज़रूरी नहीं है। एक चीज़ समझो, बहुत लोग कहते हैं ना कि 10-10 घंटे पढ़ना पड़ता है, 12-12 घंटे पढ़ना पड़ता है, यूपीएससी वालों को 14-16 घंटे पढ़ना पड़ता है। ऑनेस्टली एक ही बात तुमसे अगर कोई ना ऐसा कुछ कहे ना, तो वही कहना जो मुझे एक सीनियर ने कहा था कि जो लोग कहते हैं ना 10 घंटे पढ़ना पड़ता है, 12 घंटे या 14 घंटे पढ़ना पड़ता है, वो ज़िंदगी में ना 4 घंटे भी नहीं पढ़े होते हैं, ठीक है? क्योंकि जो पढ़े होते हैं वाक़ई में 8 घंटे या 10 घंटे भी दिन भर में, उनको समझ में आता है कि इस 8 से 8-10 घंटे में एक्चुअली आपका 80 टू 100% दिमाग ऑक्यूपाई हो जाता है। ये 12 घंटे और 14 घंटे ना, ये जो है ना, ये कुछ चुनिंदा है 0.01% लोग हैं, ठीक है? ये वही हैं जो टॉपर्स हैं, मतलब टॉपर्स ऐज़ इन जो आईआईटी और आईआईएम टाइप के लोग हैं, या फिर आपके क्लास में जो हैं सबसे बार-बार पेपर पे पेपर, शीट पर शीट माँगते हैं एग्ज़ाम में कि सर एक शीट दे दो, सर एक शीट दे दो, ठीक है? तो ये वो लोग होते हैं बहुत ही चंद, पर मेजॉरिटी लोग जो होते हैं ना, वो एक एवरेज स्टूडेंट ही होते हैं। और जहाँ तक मेरा मानना है, बिहार में जितने बच्चे हैं, सब एवरेज ही हैं मैक्सिमम, ठीक है? क्योंकि बिहार का जो एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो हम सबको पता है कि क्या हालत है। तो तैयारी के फ़ेज़ में हर कोई आज के डेट में कूद जा रहा है, सस्ता फ़ीस हो गया है, इस कारण से भी टीचर्स जो हैं वो बहुत ही मतलब अनप्रोफ़ेशनल, मेरा जो वर्ड है, अनप्रोफ़ेशनल तरीके से पढ़ा रहे हैं, ऐज़ इन लहज़ा बात करने का तरीका नहीं अच्छा है। जो म लड़कों को पसंद आता है, आप लोग को भी पसंद आता होगा, हम लोग को भी वीडियो देखने में अच्छा लगता है उन टीचर्स का।
पर देखिए, एक बात ना आपको बहुत सीरियसली इस बात को आप समझ लीजिए अभी। आप तैयारी कर रहे हैं कमीशन का, सिविल सर्वेंट बनना है आपको। सिविल सर्वेंट बनने के लिए ना पढ़ना एक चीज़ होता है। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है जो सबसे लास्ट में होता है वो है इंटरव्यू। पर यकीन मानिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आप किसी से भी पूछिएगा, जो भी आप दिल्ली में जाकर के कभी मुखर्जी नगर में भी लड़कों से पूछिएगा, वो भी ये कहेंगे, सबसे पहले इस चीज़ की तैयारी होती है। यानी इंटरव्यू में क्या देखते हैं, आपका नॉलेज नहीं देखते हैं, आपका पर्सनैलिटी देखते हैं, व्यक्तित्व देखते हैं। सॉरी हिंदी मेरा थोड़ा गड़बड़ है। तो आपका जो पर्सनैलिटी है वो देखा जाता है। तो अगर आप ऐसे टीचर से पढ़ रहे हैं जो पगलवा और पता नहीं क्या-क्या बकलोलवा और इस तरह सा का वर्ड यूज़ करते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपको आदत हो जाएगा वही कैजुअलिटी में रहने का। ये प्रॉब्लम ना कहाँ दिखेगा आपके आंसर राइटिंग में। ये प्रॉब्लम आपके आंसर राइटिंग में नज़र आएगा, क्योंकि आप उस प्रोफ़ेशनल तरीके से नहीं सोच पा रहे हैं, क्योंकि आपका दिमाग यही पगलवा और बकलोलवा वाले आइडिया से ही घिरा हुआ है। समझ रहे हो बात को? और यहीं पर है जहाँ आपको मेंस में जज के पीटी तो चलो निकालता बहुत लोग हैं, लेकिन मेंस में जहाँ जज होता है वो यही फैक्टर पे होता है कि आप आखिर क्या कर रहे हैं? आप सोच कैसे पा रहे हैं? तो आपका सोच प्रोफेशनल होना चाहिए। आपसे इंटरव्यू में ना पूछता है कभी-कभी, इंटरव्यू में पूछेगा कि टेल मी अ जोक अचानक से, सीरियस बात हो रहा है कुछ भी आप कुछ सवाल का सही जवाब ये वो दे रहे हो, अचानक से पूछ लिया टेल मी अ जोक। अब जब टेल मी अ जोक उसके समय आपके दिमाग में आएगा क्या? यही पगलवा, जोकरवा इस तरह का बात बोलेंगे? नहीं, आपको एक प्रोफ़ेशनल जोक बोलना है। प्रोफ़ेशनल मतलब एक ऐसा जोक जो आप कहीं पब्लिकली फैमिली में बोल सकते हैं किसी के सामने। तो आपके दिमाग में जब तक उस तरह का एटीट्यूड नहीं रहेगा, तब तक आप वहाँ पर क्या बोलेंगे? आप हो सकता है वहाँ जाकर के कुछ भी बोल के आ जाएँ। कोई भी ऑकवर्ड सा बात बोल देंगे और सुनने वाले को भी लगेगा कि क्या बोल रहा है, इसमें तो वो है ही नहीं बात। क्योंकि अगर सिविल सर्वेंट बनते हैं, एसडीएम अगर आप बनते हैं, एसडीएम बने या फिर आप ये डीएसपी बने, आप थोड़ी हर समय उस तरह के लोगों से घिरे रहेंगे, आप पब्लिक को डील करेंगे, राइट? आपका प्राइमरी डील होगा पब्लिक। पब्लिक से आपको प्रोफ़ेशनल तरीके से बात करना है। आपको लगता होगा कि पुलिस अगर डीएसपी बन गए, पुलिस वाले बन गए, तो किसी भी भाषा में बात करेंगे, नो दैट्स नॉट द थिंग। आप ऐसे बात नहीं कर सकते, आपको प्रोफ़ेशनल होना होगा। भले हम मूवीज़ वगैरह में देखते हैं कि बहुत अनप्रोफ़ेशनल तरीके से बात करते हैं। दूसरा आपको बात करना है अपने कलीग से, फिर आपको बात करना है अपने सीनियर से, राइट? एथिकल, एग्ज़ैक्टली प्रिंस। अपने सीनियर से। इवन पॉलिटिशियंस से जो आपसे किसी भी तरह से बात करेंगे, आपको इन लोग से भी ना बहुत ही तरीके से बात करना होगा। तो आप जब इस कलीग से बात कर रहे हैं, कोई सीनियर ब्यूरोक्रेट से बात कर रहे हैं, आप मिनिस्ट्री में कोई लेटर लिख रहे हैं या मिनिस्ट्री में कोई अप्रोच लगा रहे हैं कि सर मेरा ये काम है, हम इस तरह का कुछ करना चाह रहे हैं। तो आप जब बात करेंगे तो आपसे वही एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप एक प्रोफेशनल तरीके से बात करेंगे, राइट? तो इसलिए हमारा जो अप्रोच रहेगा वो आपको प्रोफ़ेशनल तरीके से अभी तक मैं हमसे बात करते हुए, मेरा बात सुनते हुए आपको भी ये समझ में आ गया होगा कि किसी तरह का हम स्लैंग ना यूज़ कर रहे हैं, ना करेंगे। पर हाँ, क्लास में इसका मतलब ये नहीं कि हँसी-मज़ाक नहीं होगा, ठीक है? हर तरीके का होगा, अच्छा क्वालिटी का होगा, ताकि आप लोग भी वो सीखें, आप लोग के आंसर राइटिंग में देखें। एक और चीज़ बता रहे हैं कि क्रैश कोर्स जो है, इसमें एक चीज़ जो है हम नहीं कर पाएँगे, वो क्या है? जो फाउंडेशन में होता है बेसिकली, जैसे हम कोई भी चैप्टर पढ़ाते हैं तो उसके बाद हम जैसा बताया कि हम लिखवाते नहीं हैं क्लास में, लेकिन फाउंडेशन में हम उस चीज़ को लिखवा देते हैं और लिखवाते हैं खुद से नहीं, हम आपको बोलते हैं लिखवाने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम पढ़ा दे रहे हैं टॉपिक एडवेंट ऑफ यूरोपियंस यानी जो यूरोपीय हैं, वो कब आए भारत में? वो जो भारत में आए, तो एडवेंट ऑफ यूरोपियन अगर हुआ, उसके बारे में मैंने थोड़ा-सा अगर आपको बताया क्यों आए, क्या रीज़न था, आपको मेबी 5 या 10 मिनट तक मैंने वो पढ़ा दिया 5-10 मिनट के लिए। तो अब उस चीज़ को हम लिखवाएँगे नहीं आपसे। हम आपको बोलेंगे आप एक रफ पेपर रखिए, एक रफ कॉपी रखिए, ठीक है? आप खुद से उसको लिखिए हम जो आपको पढ़ाएँ। इससे फ़ायदा क्या होगा? पहला तो आपका दिमाग चलना शुरू होगा कि आखिर क्या पढ़ाया था, इससे आपका मेमोरी होगा।
आपको याद होगा कि सर बोले थे और क्या लिखना है हमको। और आपको जिस तरह से पढ़ाया जाएगा, आपको वो स्ट्रक्चर की तरह याद आएगा कि जिस तरह से पढ़ाया गया उसी तरह लिखेंगे, तो आप एक स्ट्रक्चर भी खुद ब खुद बनाएँगे जो कि आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। हो सकता है कि आप नहीं लिख पाएँ। आप 4 लाइन लिखें और उसके बाद आपको नहीं याद आ रहा है या फिर आप समझ में नहीं आ रहा है, पहली बार में आप कुछ नहीं लिख पाएँगे। हम ऐसे भी स्टूडेंट्स को पढ़ाए हैं जो लिख ही नहीं पा रहे हैं पहली बार में, लेकिन डज़न्ट मैटर। नहीं, क्लास सिर्फ़ इंग्लिश में नहीं चलेगा अर्पित, क्लास हिंदी में भी चलेगा। मेरा बैकग्राउंड इंग्लिश ज़रूर है, लेकिन मेरा भी क्लास जो है वो भी हिंदी में ही रहेगा। हम जैसे हिस्ट्री भी पढ़ाएँगे अभी जो भी, वो हिंदी में ही रहेगा, उसके लिए परेशान नहीं होइए। हिंदी और इंग्लिश दोनों को कवर किया जाएगा इसमें। आपका जो नोट्स है, वो प्रॉपर आपको उसी भाषा में मिलेगा जिस भाषा में आपको चाहिए, ठीक है? जहाँ तक क्लास का बात है, वो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। अभी पीपीटी जो है हमारा पीपीटी प्रिपेयर हो रहा है, थोड़ा-सा उसमें डिले हो गया है, जो नहीं होना चाहिए था। पीपीटी भी जो रहेगा आपको क्लास का, उसमें आधा पार्ट जो रहेगा एक तरफ इंग्लिश में लिखा रहेगा, ठीक है? जो भी इन्फॉर्मेशन और वही इन्फॉर्मेशन हिंदी में भी लिखा रहेगा, ताकि दोनों बच्चों को समझ में आए कि आखिर क्या पढ़ाया जा रहा है। जो भी टर्म्स वगैरह होंगे किसी भी तरह का, जैसे अभी मॉर्फोसिस का ही बताएँ, रूपांतरण प्रोसेस जो है, ठीक है? तो सब चीज़ का आपको इंग्लिश, हिंदी दोनों में पढ़ाया जाएगा। बस वो आज की क्लास जो है एक ओरिएंटेशन क्लास था, इस कारण से भी थोड़ा-सा चीज़ें डिले हुई हैं और आज बहुत डीप नहीं ले जाएँगे। आप आज आपको एक आइडिया मिल जाएगा, क्या लेवल मिलने वाला है, क्या स आप पढ़ने वाले हैं, उससे आपको उतने में ही समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर जैसे बता रहे थे ये चीज़, तो ये हमारा अप्रोच फाउंडेशन के लिए रहेगा। इसमें ये चीज़ मिसिंग रहेगा, आपको लिखवाया चूँकि कम जाएगा या लिखने को भी नहीं कहा जाएगा, आपको नोट्स हमेशा मिल जाएगा। ये जैसे रफ में बच्चों को लिखवाया जाएगा ना, लेकिन नोट्स में आपको सब कुछ रहेगा। उसी तरह आपका भी जो पीटी का भी रहेगा, आपको नोट्स सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है? मेंस ओरिएंटेड पूरी तरह से आपको नोट्स अभी नहीं देंगे, नहीं तो आपका दिमाग डाइवर्ट हो जाएगा और पीटी आपका गड़बड़ा जाएगा। पीटी में पीटी के जैसा ही पढ़ना होगा। अगर आप पीटी क्वालीफाई करते हैं, तो आपको हम मेंस फ्री देंगे, आपको बताए ही हम अभी, पहले भी, ठीक है? तो आपको उसके लिए परेशान नहीं होना कि क्लास हिंदी में चलेगा या फिर आपको नोट्स मटेरियल सारा मिलेगा नहीं, सब कुछ आराम से मिलेगा, सब कुछ बेहतर मिलेगा, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। कोई क्वेरी और? इतनी देर में अभी जो बताएँ बताइए, चलिए पूछिए फिर हम लोग आगे अब क्लास शुरू करेंगे उसके बाद। डन, प्रिंस कुमार डन, और लोग भी मैसेज कर दीजिए, बताइए। थोड़ा इंटरैक्टिव होना पड़ेगा आपको क्लास में, ऐसे नहीं चलेगा। क्लास में मेरे इंटरैक्शन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपसे बहुत चीज़ें पूछी जाएँगी। जब आपको पॉलिटी ही पढ़ाया जाएगा, जब फैकल्टी पढ़ाएँगे, तो आपको उस समय भी इंटरैक्टिव रहना पड़ेगा, क्योंकि पॉलिटी या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने के लिए आप जब तक नहीं अपना अपना आइडियाज़ देंगे, आपका दिमाग काम नहीं करेगा और वो सबसे ज़रूरी चीज़ है। ऑलराइट, चलिए फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की ओर, हमारा हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो पहले पढ़ चुके हैं, प्रिपरेशन कर चुके हैं, हिस्ट्री पढ़ चुके हैं, मॉडर्न हिस्ट्री वगैरह, या कहीं क्लास ले रखे हैं, कितने लोग हैं? किरण का फर्स्ट टाइम है, गुड। परसुइंग मास्टर्स फ्रॉम हिस्ट्री, प्रिंस कुमार, वेरी गुड। आप तो फिर हमें ही पढ़ा सकते हैं सर। वैसे हिस्ट्री है इंटरेस्टिंग। मेरा बैकग्राउंड अगर बताएं तो
मेरा बीई सिविल ज़रूर है और मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन है बैंकिंग में। तो बिफोर बीइंग ए राइटर एंड जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट, आई वाज अ बैंकर एट एक्सिस बैंक। तो इसलिए मैं आपको इकोनॉमिक्स भी मैं ही पढ़ाऊँगा, ठीक है? और मॉडर्न हिस्ट्री भी मैं देखूँगा, नहीं तो मोस्ट प्रोबेबली एक और फैकल्टी से बात हो रही है जो कि काफ़ी एक्सपीरियंस फैकल्टी हैं, उनसे भी बात चल रही है हमारी। पिछली बार दिए थे अर्पित, 50 आया था, कोई नहीं, नॉट एन इश्यू। इस बार बस लग जाओ अच्छे से, जैसे पढ़ाएं बिल्कुल कैजुअल नहीं लेना और निकलेगा ही। प्रिंस, एक अटेम्प्ट यूपीएससी टू 2024, वेरी गुड। कैसा रहा था एक्सपीरियंस प्रिंस आपका यूपीएससी का 2024 का? बहुत अच्छा, गुड। सच्चाई पता चला खुद का। क्या पता चला सच्चाई भाई? बहुत लोगों को सच्चाई पता चल जाता है उसके बाद, यूपीएससी के बाद। देखो यूपीएससी ना बहुत डिफिकल्ट क्या कहें, यूपीएससी अलग ही चीज है वो। एक बार ऐसा समंदर है जहां आप चले जाओ तो फिर निकलने का मन नहीं करेगा, क्योंकि नॉलेज तो है ही, पर आपको उतना नॉलेज लेना भी नहीं है, आपको बहुत स्ट्रैटेजिक तरीके से पढ़ना है। तो नॉट एन इशू, उसको वैसा नहीं लेना है कि कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। हर कोई को नहीं पता होता है। आप लोग, और कोई है जो यूपीएससी दिया है? सीखने को बहुत मिला सर, सही बात है। यूपीएससी है वो, आपको ना, आपको अगर जो बच्चा सिंसियरली, कोई भी कमीशन, बस यूपीएससी ही नहीं, कोई भी कमीशन अगर बच्चा ना सिंसियरली पढ़ लेना, तो वो अलग ही चीज बन जाता है, वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इवन अगर खुद का ही हम एग्जांपल बताएं तो एटलीस्ट फैमिली में जो लोग जानते हैं कि प्रिपरेशन किया हुआ, या जो भी बात करते हैं, उनको समझ में आता है कि नहीं, एक टॉक जो है एक अलग लेवल का बात है इनका, इंटेलेक्चुअल बात है, आप चीजों को ना एनालाइज कर पाते हो, आप चीज़ों को यूँ ही नहीं रैंडमली नहीं बोलते हो। ये ना सबसे बड़ा गुण है जो आप में होना चाहिए, कोई भी कमीशन का तैयारी में। आप ना लेफ्ट हो सकते हैं, आप ना राइट हो सकते हैं, आप सिर्फ सेंटर हो सकते हैं, दैट इज़ इंडिया, भारत के लिए। इंडिया गठबंधन वाला इंडिया नहीं, भारत वाला इंडिया, ठीक है? यानी कोई भी इवेंट हो रहा है, आप ऐसा नहीं कि बस अपने लेफ्ट आइडियोलॉजी या राइट आइडियोलॉजी पे चले गए। ये सब के लिए है, मतलब कोई भी कमीशन के लिए ऑल ओवर, या फिर कोई भी गवर्नमेंट सर्विस के लिए पूरे इंडिया में। आपका क्या लीनिएज है, आपको क्या पसंद है कि हमको अपने ही समुदाय या फिर लोग या क्षेत्र या भाषा, जिस तरह से आजकल चल रहा है दुनिया में, भारत में भी खास करके, तो आपको नहीं बैठना है इसमें, इस जंजाल में आपको पढ़ना ही नहीं है, जंजाल आपके लिए है ही नहीं। आपको सिर्फ अपना ड्यूटी करना है, जो जॉब रहेगा, और उसके अकॉर्डिंग ही एक्ट करना है भारत के लिए। भाषाई विवाद जो अभी कर्नाटक में जैसे चल रहा है, तो आपको अब आप ही लोग सोचिए कि क्या ये सही है? भाषा वाला विवाद चल रहा है, उसमें क्या लॉजिक है? चलो एक छोटा सा 2-3 मिनट का एक डिबेट करते हैं, सब लोग अपना अपना दो प्रो एंड कॉन, मतलब सही किसको लगता है कि वो लोग सही कर रहे हैं, किसको लगता है कि वो लोग गलत कर रहे हैं। इससे आपका देखते हैं कि कैसा दिमाग चल रहा है। अगर बीपीएससी मेंस में ही सवाल पूछ देगा तो आप क्या करिएगा? नो सर, गलत है, क्यों गलत है ये भी बताइए। अर्पित का भी कहना गलत है, क्यों गलत है, क्या लगता है क्यों गलत है ये? निशा भी कह रही है गलत है, चलो बताओ, क्यों क्यों, रीजन बताओ मुझे पहले, फिर मैं रीजन बताऊंगा कि उनका गलत हो करके भी उनका जो कंसर्न है क्यों सही है, वो इम्पोर्टेंट है। ये हिस्ट्री का एक, इसका लिंक जो है हिस्ट्री से है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है इसको डिस्कस करना। क्योंकि संविधान ने सभी को राइट्स दिए हैं कि कहीं भी जाने का, काम करने का और अपनी भाषा को प्रयोग करने का। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। संवैधानिक तौर पे तो बिल्कुल गलत है वो लोग। आप किसी को अपनी भाषा, अपने
आइडेंटिटी को चेंज करने के लिए नहीं कह सकते हैं। और कोई रीज़न बताइए? जो कर रहे हैं उनको तो नहीं मालूम वो क्या कर रहे हैं, लेकिन इस तरह से वो भारत को भाषा के आधार पे बाँट रहे हैं, राइट? 22 भाषाओं को मान्यता मिली है जिस भाषा में कम्फ़र्ट हो प्रयोग कर सकता है, ठीक है? देखो ये जो इश्यू है इससे प्रॉब्लम तो है, ठीक है? इससे देश जो है वो बँट रहा है, ठीक है? लोगों के मन में एक-दूसरे के लिए द्वेष आ रहा है, ठीक है? सीधे वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी को चुनौती दे रहे हैं, बिल्कुल सही पॉइंट है। डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं सर। ये तो पॉलिटिशियंस है जो करते हैं, बट हाँ, चलो ये भी सही बात है, डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं। देखो गलत तो बिल्कुल है, ठीक है? आप इस तरह से किसी को संवैधानिक तौर पे जो अधिकार मिले हुए हैं, उसको इस तरह से तो आप क्षतिग्रस्त नहीं कर सकते हैं, आप इस तरह से उनको मजबूर नहीं कर सकते हैं कि वो किसी के पर्टिकुलर हिसाब से चलें या बोलें। पर प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर? क्यों आखिर वो लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल ये है वो लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं? क्या लगता है आपको? बताइए, पहला रीज़न कोई दीजिए मुझे, क्यों ऐसा कर रहे हैं वो लोग? ऐसे ही थोड़ी मतलब मन कर गया और कर दिए ऐसा थोड़ी है कुछ, कुछ तो वजह होगा। क्यों का पहले जवाब देखते हैं। पहला क्यों कौन दे रहा है? सर इसकी स्टार्टिंग महाराष्ट्र से हुई है। देखो स्टार्टिंग कहीं से भी हो, ये रीज़न हमको ये समझना है आखिर क्यों? अगर महाराष्ट्र में भी स्टार्ट हुआ है तो क्यों हुआ है? समझ रहे हो? दैट इज़ मेन। जब आपको आंसर राइटिंग करना है तो आप आंसर अगर आपको जवाब क्यों में देना है कि कोई प्रॉब्लम को एनालाइज़ करिए कि आखिर ये प्रॉब्लम के पीछे क्या मतलब ये प्रॉब्लम के पीछे रीज़न क्या है, तो आपको ये देखना है क्यों हो रहा है। ये नहीं देखना है कि महाराष्ट्र से भी जैसे आपने लिखा, ये आप लिख दीजिएगा, तो ये स्टेटमेंट क्यों का जवाब नहीं दे पा रहा है अभी भी, क्योंकि महाराष्ट्र में भी अगर हुआ है तो क्यों हुआ है? ठीक है अर्पित? तो आपको उस तरह से थिंकिंग को अपनी इवॉल्व करना है। एक रीज़न पहला अगर बहुत ही आम रीज़न जो हर कोई एग्ज़ाम में अगर पूछ लिया तो लिखेगा, खुद को श्रेष्ठ दिखाने की प्रवृत्ति उत्तर भारत के लोगों की को पिछड़ा समझना। ठीक है, मेंटालिटी एक इश्यू होगा। चलो ठीक है और डालो रीज़न पहला हम बताते हैं तब तक। एक तो पॉलिटिकल रीज़न है, ठीक है? पॉलिटिकल रीज़न है इस क्यों इससे फ़ायदा मिलता है जो भी नेता हैं। और जैसा यहाँ प्रिंस ने अभी बताया हम लोग को रीज़न कि खुद को श्रेष्ठ समझने का दूसरों से। तो जब ऐसे नेता होते हैं जो कि कुछ इस तरह का एजेंडा चलाते हैं और जिससे लोगों को ये लगता है कि आप बाकियों से श्रेष्ठ हैं, तो ये मेंटालिटी जो लोग का जो विचारधारा है लोग का, वो बदलता है, ठीक है? और इसके कारण फिर पॉलिटिकली एक्टिव होते हैं इन नेताओं के जो लोग हैं या फिर इनसे जो इन्फ्लुएंस हुए थे लोग हैं और फिर इस तरह की भाषा वाला इश्यू करते हैं। क्यों? इससे फ़ायदा किसको हो रहा है? इन नेताओं को हो रहा है इलेक्शन में। इनको मास सपोर्ट मिल रहा है और कहीं न कहीं ह्यूमन टेंडेंसी है खुद को दूसरे से बेहतर बनाने की, देखने का, श्रेष्ठ बनाने का। हम लोग में नहीं है, हम बिहारी हैं, हम सबसे अच्छे हैं, हम महाराष्ट्र के हैं, सबसे अच्छे हैं, दिल्ली वालों का तो क्या ही कहना। ये ह्यूमन नेचर है। ये और ऑल ओवर वर्ल्ड है, ठीक है? अगर यूएस में चले जाओ तो पीपल ऑफ न्यूयॉर्क जो न्यूयॉर्क के लोग हैं, वो लोग न्यूयॉर्क से ही सटा हुआ एक और जगह है न्यू जर्सी। न्यू जर्सी के लोगों से अपने आप को बहुत ऊपर मानते हैं। फिर वैसे ही एक जगह है कैलिफ़ोर्निया, वहाँ के लोग भी अपने आप को बहुत ऊपर मानते हैं बाकी जगह से, ठीक है? तो एक तो रीज़न ऑफ़ कोर्स इसके पीछे पॉलिटिकल रीज़न है, जो पॉलिटिशियंस हो गए, वो लोगों का जो मानसिकता है, विचारधारा है, उसको इंस्टिगेट करके अपना उल्लू सीधा करते हैं, अपना फ़ायदा देखते हैं। नेक्स्ट रीज़न एमएनएस पार्टी के लीडर हैं राज ठाकरे, उनके राजनीतिक करियर के एंडिंग को बचाने के लिए उन्होंने भाषावाद का सहारा लिया। एकदम एग्ज़ैक्टली दैट्स द पॉइंट अर्पित कि लोग पॉलिटिक्स का सहारा ले रहे हैं, ये प्रॉब्लम्स को क्रिएट करने के लिए। किसी और स्टेट के लोग उधर स्टेबल ना हो। एक रीज़न है कि कोई और स्टेट के लोग स्टेबल ना हो, दैट इज़ अ गुड रीज़न। स्टेबल नहीं हो, लेकिन क्यों नहीं हो? उसका वजह क्या है? अगर दूसरा रीज़न आपका हम ये मान के चलें कि दूसरे लोग जो हैं वो नहीं हो तो क्यों? क्योंकि वो वहाँ के जॉब को खा जाते हैं।
वो वहाँ के रिसोर्सेस को खा जाते हैं, मतलब एज इन बट जाता है, रिसोर्सेज जो है वो बट जाता है, राइट। तो इस वजह से, और जो हमारा से के पास, जो महाराष्ट्र से आग लगी पूरे देश में फैल रही है। ठीक है, तो ये तो कॉन्सिक्वेंस है, कहीं से भी लगे, पर रीजन अभी हम लोग क्यों का देख रहे हैं, तो उसके ऊपर बात करते हैं। क्योंकि उनके पास वो इकोनॉमिकली और फैक्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर जो उत्तर भारत के राज्यों में नहीं है। देखो, ये स्टेटमेंट पूरी तरह से सही नहीं कह सकते हैं, बट हाँ वो लोग हैं कहीं ना कहीं, बहुत चीज़ों में उनके पास अच्छे चीज़ें हैं। जैसे जॉब की ही बात करें, लोग वहाँ जाते ही क्यों हैं? जॉब के लिए ही जाते हैं, ठीक है। जो आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे, वो अच्छा है वहाँ पर, ठीक है। एजुकेशन अच्छा है एज कम्पेयर टू, अगर बिहार की ही बात करें, बिहार से जो पलायन होता है वो किस लिए होता है? इन्हीं चीज़ों के, मेनली जॉब्स के लिए और एजुकेशन के लिए। तो ये मेन रीज़न है। ऑफ कोर्स दूसरा है लाइफस्टाइल, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो वहाँ मिलती हैं, जो कि आपको उनके स्टेट्स में लोगों को नहीं मिलती हैं, ठीक है। तो जब ये लोग वहाँ पहुँच जाते हैं, जब आईटी, एजुकेशन, हर चीज़ में अपना हिस्सा लेने लगते हैं, तो वहाँ के लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है थोड़ी, राइट। क्योंकि कोई नहीं चाहेगा अपने हिस्से का बांटना, पर प्रॉब्लम ये भी है कि लोग ये नहीं सोचते हैं कि ये लोग जब आ रहे हैं तो एक तरह से उनकी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं, ठीक है। वो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं, वो मल्टीप्लाई ही हो रहा है, जो इनका आईटी है, एजुकेशन है। ऐसे जो ये लोग आ रहे हैं वो वहीं खर्च कर रहे हैं, तो उनको फायदा भी है। बट लोग को दिखता है कि ये हमारे जॉब्स खा रहे हैं, या फिर हमारे, लोग उस ब्रॉड जो है ना, विस्तार, बड़ी दृष्टि से चीज़ों को नहीं देख पाते हैं, तो एक प्रॉब्लम ये भी है, ठीक है। ये प्रेजेंट जो प्रॉब्लम्स है। नेक्स्ट, और क्या रीज़न है? उन्हें लगता है कि वेतन कम करके काम और रोजगार छीन, हाँ एग्जैक्टली वही पॉइंट है। जॉब्स के चक्कर में देखो, बिहार के लोग ही अगर जाते हैं तो चंडीगढ़ में चले जाओ, अगर पंजाब में बिहारी मजदूर बहुत है वहाँ पर, उनको रिस्पेक्ट भी वहाँ के जो जो भी बिजनेसमैन है वो देते हैं, क्योंकि उनको सस्ता काम कर देते हैं, ठीक है। लेकिन बाकी लोग जो हैं वो नहीं पसंद करते हैं। वही कॉन्सेप्ट वर्ल्ड लेवल पे है, अगर यूएस का देखो, यूएस से इंडिया में इतने बीपीओ या आईटी सेक्टर क्यों है? वही जॉब जो एक इंडियन 1 साल की सैलरी पे करता है, उस जॉब को वहाँ कराने के लिए यूएस में उनको 1 महीने का सैलरी देना पड़ता है। तो ये पैरिटी, ये जो प्रॉब्लम है, ये तो एग्जिस्ट करता ही है। तीसरा इशू, तीसरा सबसे बड़ा इशू देखो, अब हम लोग घुसेंगे यहाँ इस हिस्ट्री में जो हम लोग पढ़ रहे हैं। अच्छा, कोई और इशू है? मैं झारखंड से हूँ सर, मेरे यहाँ भी बहुत ज़्यादा लोग पलायन करते हैं। एग्जैक्टली, झारखंड का भी सेम इशू है, वहाँ से भी लोग पलायन करते हैं, क्योंकि झारखंड देखो, झारखंड मिनरल रिच स्टेट है, इतने मिनरल्स हैं वहाँ पर कि लोगों का बस कल्याण ही किया जा सकता है। इन मिनरल के पीछे भी जो स्टोरी प्रॉब्लम है वो ये है कि जो आज़ादी के बाद पॉलिसीज बनाई गई, मिनरल्स आप झारखंड से तो उठा रहे हैं, लेकिन आप दे कहाँ रहे हैं? महाराष्ट्र में, आप दे रहे हैं तमिलनाडु में प्रोसेसिंग के लिए। तो बेनिफिट, जो ग्रोथ हुआ, झारखंड और बिहार जब एक था और मिनरल यहाँ से आता था और इन स्टेट्स में जाता था, वो लोग तो ऑटोमेटिकली ग्रो कर गए हैं। बिहार और झारखंड को पिछड़ा रहने के पीछे एक रीजन ये भी है। जब आप लिखेंगे कभी आंसर राइटिंग में पूछ दिया कि क्यों आखिर पिछड़ा है बिहार झारखंड, तो एक रीजन ये है बहुत इंपॉर्टेंट कि मिनरल होते हुए भी हम लोग पिछड़े इसलिए हैं। करप्शन वगैरह बात की बात है, पर जो गवर्नमेंट ने पॉलिसीज बनाई थी उस समय, यहाँ से मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करो और ऐसी जगहों पे, उन स्टेट्स में दो जो कि जहाँ पर थोड़ा स्किल्ड लेबर भी था, जहाँ एजुकेशन अच्छा था, और जहाँ पर फैक्ट्रीज बनाना थोड़ा सा उनको क्या कहेंगे, आसान बन गया, ठीक है। बिजनेसमैन ज्यादा थे वहां पर, पैसा पहले से हमेशा से था महाराष्ट्र और गुजरात जैसे जगहों के पास, या तमिलनाडु के पास, क्योंकि हमेशा से एक रिच स्टेट की श्रेणी में रहे हैं ये लोग, इवन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस या उससे पहले के समय से। तो इस कारण से जो मिनरल्स यहाँ से जाते थे वो इन जगहों पे जाते थे, और ये स्टेट्स जो हैं ये ग्रो करते गए, और जो हमारा स्टेट रहा बिहार झारखंड, ये और नीचे चला गया। फिर इसमें एंटर कर जाता है करप्शन, ठीक है। करप्शन के कारण और होता है। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये वाला इशू तो चलो खैर अलग है, ये हमारा तो, जब बिहार में पिछड़ा क्यों है, इतने पिछड़ा वर्ग क्यों है, तो उसके लिए वो जवाब है। बैक टू दिस क्वेश्चन, आखिर तीसरा हिस्ट्री से जुड़ा हुआ बात क्या है? देखो, भाषा जो है ना,
भाषा कल्चर का एक पार्ट है, ठीक है? आपके कल्चर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है और इस चीज़ को ना थोड़ा-सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है आर्यन इन्वेजन थ्योरी। यानी जब आर्यों का जो आना था, आर्य जब भारत में आए थे, तो ये कहा जाता है कि भारतवर्ष में जब आर्य आए, तो जितने लोग भी थे मोस्टली जो नॉर्दर्न पार्ट में थे, ठीक है? उनको ये लोग पलायन करके साउथ में ढकेल दिए, जो द्रविडियंस थे, ठीक है? जो द्रविड़ समुदाय के लोग थे, वो भी पहले इधर थे, इनको धकेल के आर्यन ने इधर कर दिया। तो एक तरह से इनका रीजन का जो था, वो लॉस्ट हो गया। चाहे जो भी वजह रहा हो, वॉर्स के कारण या इनकी पॉपुलेशन के कारण, तो द्रविड़ हमेशा पीछे चले गए। दूसरा, एक एक बिहार में लोगों को शायद हर किसी को नहीं पता है, पर एक लिपि है, कैथी, कैथी लिपि। किसी को पता है कैथी लिपि? हाँ, एग्ज़ैक्टली। ये एग्ज़ाम्पल कैथी लिपि का हम क्यों दे रहे हैं, बताएँगे। पहले जब मुगल वगैरह या दिल्ली सल्तनत था, तो उस समय फ़ारसी जो था, फ़ारसी भाषा का इस्तेमाल ज़्यादा होता था, कोई भी डॉक्यूमेंट बनाने में, कोई भी दस्तावेज को बनाने में। फिर धीरे-धीरे क्या होता है, ये चेंज हो जाता है, कैथी की ओर थोड़ा शिफ्ट कर जाता है। कैथी की ओर क्यों शिफ्ट करता है आखिर? खतियान लिखा जाता था, एग्ज़ैक्टली। तो खतियान की कैथी एक्चुअली जो जो एक कायस्थ समुदाय है, ये उनका लिपि था, ठीक है? जी सर, हिसाब के लिए एग्ज़ैक्टली। तो कायस्थ समाज के लोग जो थे, ये कैथी लिपि में लिखा करते थे। तो एजुकेशन जो था स्टार्टिंग में, जितने भी बाकी वर्ग के लोग थे, चाहे आपको वैश्य समाज हो गया या फिर क्षत्रिय समाज हो गया या फिर शूद्र समाज हो गया, एजुकेशन इनमें कम था हमेशा। अगर एजुकेटेड क्लास कोई था, एक तो ब्राह्मण थे और दूसरे थे कायस्थ, ठीक है? ब्राह्मण का काम तो चलो पूजा पाठ से मोस्टली रिलेटेड था। तो कायस्थ जो थे वो सर्विस सेक्टर में घुस गए, ठीक है? अब कायस्थ जब सर्विस सेक्टर में घुसे, यानी जो भी खतियान का काम करना है, जो भी ज़मींदारों के अंदर, जो मुंशी पहले पुरानी फ़िल्मों में देखते होंगे, एक बड़ा ही खड़ूस सा एक लाला होता था, चश्मा लगा के, टोपी पहन के, और सबको, मतलब किसी समुदाय को हम ये नहीं कर रहे हैं, बट फ़िल्मों में जैसे दिखते, तो ज़मींदार के अक्सर अंडर होता था वो शख्स। तो वैसा ही समझ लो कि जो भी उनके ज़मीन का लेखा-जोखा है, जो भी काम करना है ज़मींदारों का, या फिर सरकार में जब अंग्रेज़ वगैरह उस समय आ गए, जब ब्रिटिश आ गए उस समय, तो ये काम मोस्टली कायस्थ करने लगे और धीरे-धीरे फ़ारसी से शिफ्ट होकर के कैथी आ गया और धीरे-धीरे कैथी से भी शिफ्ट होकर के ये हम आ गए कहाँ अब, या तो इंग्लिश है या फिर देवनागरी स्क्रिप्ट है, ठीक है? इंग्लिश है, नहीं तो देवनागरी है आज की डेट में। तो देखो यहाँ क्या हुआ है, फ़ारसी एक्सटेंड कर गया, यानी फ़ारसी चला गया, खत्म हो गया, ठीक है? फ़ारसी का एक्जिस्टेंस खत्म। कैथी लिपि आज की डेट में खत्म हो चुका है, हम लोग को नहीं पता है कैथी लिपि कैसा होता था। हमको देवनागरी ज़रूर पता है। तो यही डर है साउथ वालों को, ठीक है? कि अगर सब यहाँ आकर के हिंदी बोलेंगे, सब यहाँ आकर के अपनी भाषा में ही बात करेंगे और हम लोग से भी यही भाषा बुलवाएँगे, तो धीरे-धीरे जो तमिल है, ठीक है? या जो कन्नड़ा है, ये जो बोलने वाले लोग हैं, ये भी इसमें शिफ्ट कर जाएँगे और ये हिंदी वाले जो हैं, ये तमिल या कन्नड़ा नहीं सीख रहे हैं। तो धीरे-धीरे क्या होगा, ये तमिल, कन्नड़ा बोलने वालों के लोग का पॉपुलेशन कम हो जाएगा और सिर्फ़ हिंदी स्पीकिंग लोग बढ़ जाएँगे। भाषा आपकी आइडेंटिटी है, आपका धर्म आपकी आइडेंटिटी है, आप लोगों से वो छीनोगे, तो लोग उससे प्रभावित होंगे, लोग गुस्से में आएँगे और यही रीज़न है साउथ में लोग के गुस्सा होने का, ये रीज़न है कि पॉलिटिक्स भी इसके ऊपर हो रहा है, पॉलिटिकली लोग इस चीज़ में इंडल्ज हो रहे हैं, ठीक है? पॉलिटिशियंस जो है बेसिकली इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। ऑलराइट? ठीक है? चलो अब मॉडर्न हिस्ट्री पे आते हैं फटाक से। देखो आज का क्लास थोड़ा ब्रीफ रखेंगे, मेरा फ़ोन का समहाउ बैटरी भी चला गया है यार, इसको लैपटॉप पे शिफ्ट करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन क्लास अभी आपकी चलेगी, डोंट वरी, लेट मी सी व्हाट आई कैन डू।
एक सेकंड पे बस पॉज ले रहे हैं। हम्म। अच्छा, मॉडर्न हिस्ट्री जब पढ़ते हैं हम लोग, तो बाकी और हिस्ट्री कौन सा है, आप लोगों को क्या पता, बताइए। मिडाइवल है, ठीक है। एंशियंट मिडाइवल, प्राचीन भारत, ठीक है। मध्यकालीन भारत, प्राचीन भारत, एग्जैक्टली। तो जितना भी ये है प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, सब एक टाइम फ्रेम के अनुसार घटित होते आ रहा है, राइट। एक सेकंड गाइस, मेरे को एक सेकंड थोड़ा सेटअप करने दो, चूंकि बैटरी का यहाँ थोड़ा इशू हो गया है। क्लास अभी चलेगी आपकी, डोंट वरी। ओके। तो अच्छा, एक बात बताओ, आप लोग जो हो, ये आपने अक्सर सुना होगा कि भारत की खोज की है किसी ने, किसने की है? भारत की खोज की है वास्को ड गामा ने, राइट। पर पॉइंट इज, क्या वास्को ड गामा के खोजने के बाद ही भारत आया एग्जिस्टेंस में? क्या दुनिया में भारत पहले लोग नहीं जानते थे कि भारत नाम का कोई देश है वहां पर? ऐसा कुछ लोगों को नहीं पता था क्या? राइट, ऐसा नहीं है, एग्जैक्टली exactly। उन्होंने सी रूट खोजा था, उन्होंने बस रूट खोजा था। फिर वही बात आता है, सवाल क्यों? क्यों खोजा था? क्यों ऐसा जरूरत पड़ा सी रूट खोजने का? अगर सी रूट खोजा तो क्या लैंड रूट भी पहले था, और क्या एयर रूट भी था क्या? ये भी बताओ पहले। बिजनेस के लिए शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है, कह सकते हैं बिल्कुल। बिजनेस के लिए तो था ही, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। लैंड रूट था सर सिल्क मार्ग, एग्जैक्टली सिल्क मार्ग। सिल्क मार्ग भी समझेंगे चलो आगे, कि आखिर सिल्क मार्ग ये आखिर था क्या, कहाँ से कहाँ तक था। और कोई बताओ, ये समुद्री मार्ग जो खोजना पड़ा आखिर, ये खोजना क्यों जरूरी पड़ा आखिर? लेकिन सी से यूरोप से जुड़ा है, चिप भी था। चिप भी था मतलब? सस्ते और आसानी से सामान पहुंचाए जा सकते थे, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। ये तो ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से हम जैसे बोल रहे हैं, ये तो आप लोग बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो। ट्रेड के लिए क्या फिजिबल था, क्या नहीं था। पर इसके पीछे कोई जियोपॉलिटिकल रीजन क्या था, ये बताओ। आजकल हम लोग सबको जियोपॉलिटिक्स बहुत पसंद है ना। जियोपॉलिटिकल रीजन बताओ आखिर क्या था? ओटोमन एम्पायर से अलग? नहीं, ओटोमन एम्पायर एग्जैक्टली दैट, दैट इज द रीजन, ये रीजन है ओटोमन एम्पायर वाला। ओटोमन साम्राज्य, ये एक बहुत बड़ा वजह है। और कोई रीजन? देखो होता क्या है, अगर वर्ल्ड मैप देखो समझेंगे अगर इसको थोड़ा सा हम लोग,
तो यहाँ पर भारत है, ठीक है। और ये तुम्हारा थोड़ा सा नक्शा जो है ऐसा है, थोड़ा सा और ज़्यादा होगा। और इधर चाइना है, ठीक है। ये तुम्हारा अफ्रीका है और यहाँ पर तुम्हारा यूरोप है, ठीक है। थोड़ा सा ड्राइंग अभी इशू आ रहा है चूंकि फ़ोन चार्ज में लगा है गाइस, तो ये पेन टैब यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ मैं। उस रूप पे दबा दबा और एक छत्र अधिकार और वो टैक्स भी ले सकते थे। दबदबा और एक छत्र अधिकार और वो टैक्स भी ले सकते थे। मतलब कौन ले सकते थे टैक्स? यूरोपियंस या कौन? पोर्टुगीज, हाँ। पोर्टुगीज का तो किस्सा मजेदार ही है। पोर्टुगीज तो जिस तरह से आए और जिस तरह से, हालांकि गए तो बहुत लेट ही, लेकिन अंग्रेजों ने जिस तरह से उनको बाहर किया वो तो किस्सा जब आप सुनोगे तो मजा ही आ जाएगा। लेकिन देखो सीन क्या था। इधर है तुम्हारा चाइना, ये है हमारा इंडिया, ठीक है। ये अपना पाकिस्तान वगैरह ईरान वगैरह हो गया। ये हमारा अफ्रीका हो गया। और ये अपना समझ लो यूरोप हो गया। तो पहले जो रास्ता था सिल्क रूट था। सिल्क रूट आखिर कहाँ से था? तो समझ लो चाइना में कहीं से गुजरता था ऐसे, इंडिया के करीब से होते हुए ऐसे ये जाता था यूरोप तक, ठीक है। तो जो भी ट्रेड होता था पहले इस रास्ते से ही होता था, राइट। जो भी ट्रेड पहले अगर होता था तो इसी रास्ते से होता था। पर फिर बाद में क्या होता है? बाद में आता है यहाँ पर तुर्की एक देश है, राइट। तुर्की में आता है ऑटोमन साम्राज्य। अब ऑटोमन साम्राज्य जो है उसका जितना भी इन्फ्लुएंस है, जितना प्रभुत्व है, वो पूरे इस एरिया पे। और ऑटोमन एम्पायर बस वहां से शुरू हुआ, टर्की वहां है, वो तो बिल्कुल ऐसे फैला हुआ समझ लो, ठीक है। इस तरह से फैला हुआ था कि जितना भी ये रूट्स है, चाहे ये पर्शियन गल्फ हुआ, ये पर्शियन गल्फ होता है हिंदी में, आई थिंक इसको क्या कहते हैं बताओ यार, पर्शियन गल्फ हिंदी में क्या कहते हैं? तो पर्शियन गल्फ हो गया, या फिर यहाँ पे रेड सी वाला जो एरिया हो गया, लाल सागर वाला, ये सब एरिया सारे ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में आ गए। अब यहाँ से जो भी ट्रेड होता था, ठीक है, फारस की खाड़ी, राइट, फारस की खाड़ी। तो जो भी ट्रेड अब होता था इस रूट से, तो ये जो ट्रेड के ऊपर ऑटोमन एम्पायर का अब थोड़ा सा दबदबा, जो जैसा लिखा है अभी, एक स्टूडेंट ने, किसने लिखा था? हाँ, अर्पित ने लिखा था। दबदबा और अधिकार, एक 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 अचित्र अधिकार, तो ये उस समय ऑटोमन एम्पायर का था। पोर्टुगीज तो बहुत बाद में आते हैं। अब इसके कारण जो भी माल जा रहा है वो और महंगा होते जा रहा है। तो प्रॉब्लम यहाँ से शुरू हुई कि आखिर एक ऑल्टरनेटिव रास्ता तो ढूंढना होगा हम लोगों को, जिससे हम लोग पहुंच पाए इंडिया। लेकिन ऑल्टरनेटिव रास्ता और क्या हो सकता है? तो एक ही रास्ता बचता है, समुद्र का। पर जब समुद्र का जो ये बात आता है ना, एक और चीज बहुत अच्छा होता है, और वो होता है कि ये टाइम जो था, ये 1400 ईस्वी के मिड का समय जो था, बीच का, 1448-50 के समय का था, बीच का जो समय था 1415वीं ईस्वी का। इस समय यूरोप में शिप्स बनना शुरू हुए, यानी जहाज बनने शुरू हुए, ठीक है। और जहाज जब बनने लगे तो इनके अंदर ना एक चुल मचा कि चलो हम लोग अब दुनिया घूम के आएंगे, हर जगह देखेंगे क्या है कैसा है। पहले तो एक थ्योरी थी ना कि दुनिया गोल है, कि दुनिया चपटी है, और फिर एक आदमी ने उसको जहाज से पूरा घुमा। तो कहीं ना कहीं इन चीजों को समझने और जानने के लिए ही लोग चाहते थे कि दुनिया में ट्रैवल करें। आखिर अगर दुनिया चपटी है, जैसे बाइबल में कहा गया है, यूरोप में मोस्टली क्रिश्चियनिटी है, तो बाइबल में जैसे कहा गया दुनिया चपटी है अगर, तो ये लोग जाकर देखना चाहते हैं आखिर वो एज है क्या, कहाँ पर है चपटी, कहाँ लास्ट ऐसे चपटी हो रही है, ठीक है। और फिर इनको दूसरा रीजन था ट्रेड का, कि आखिर इनको जो भी ट्रेड करना है वो तो रीजन एक था ही, दूसरे देशों के साथ ट्रेड करने के लिए। तो इस वजह से भी ये लोग एक्सप्लोर करना चाहते थे। तो जहाज इनके पास आ गया, सबसे बड़ी बात है कि जहाज इन्होंने बनाया और बेहतरीन जहाज बनाने लगे थे ये लोग। और इसलिए इनका एक्सप्लोरेशन का जो है प्रोसेस ये शुरू हुआ। दूसरा रीजन क्या है? देखो ये ना, एक्सप्लोरेशन से फायदा क्या होता है? एक तो ट्रेड में फायदा होता ही था, लेकिन एक और चीज होता था कि समझ लो कि
इनका ना एक दबदबा बनता था। बाकी के जो यूरोपीय देश थे या जो भी साम्राज्य थे आसपास, उन लोगों के बीच में ना थोड़ा-सा ना इनका एक रेपुटेशन बनता था, एक पावर स्टेटमेंट बनता था कि दे हैव गॉट शिप्स, इनके पास जहाज हैं और ये दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं। दुनिया से कहीं से भी किसी भी तरह का सामान ला सकते हैं, चाहे हथियार हो या फिर स्पाइसेस हों या कपड़े हों या ज्वेलरी हो, गोल्ड हो। तो इसके कारण बाकी देशों के अंदर भी ये जुनून थोड़ा-सा आया था कि अब हम लोग भी एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन पुर्तगाली जो थे, ये लोगों ने और स्पेन ने, ये 2 देश थे जिन्होंने सबसे पहले कहो कि एक्सप्लोर करने का यानी समुद्री यात्रा शुरू करने का काम शुरू किया। लेकिन इससे प्रॉब्लम अब हो रहा था यही पावर स्टेटमेंट का कि आखिर पावर स्टेटमेंट किसके पास ज़्यादा रहेगा, कम रहेगा? क्योंकि अक्सर ये लोग एक ही जगह पे पहुँच जाते, आपस में लड़-भिड़ जाते और उसके बाद वहाँ पर इन दोनों का नुकसान होता। तब जाकर के एक ट्रीटी होती है, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है ट्रीटी ऑफ टोर्डेसिलास, ठीक है? हिंदी में भी शायद इसको टोर्डेसिलास की संधि कहा जाता है। तो ट्रीटी ऑफ टोर्डेसिलास में ये कहा गया कि जो भी देश जो हैं, एक समझ लो एक आइलैंड माना गया कि एक आइलैंड होगा जिसका नाम दिया गया केप वर्डे आइलैंड, ठीक है? केप वर्डे आइलैंड करके एक आइलैंड है। तो केप वर्डे आइलैंड एक इमेजिनरी लाइन माना गया कि एक आइलैंड है, इससे एक इमेजिनरी लाइन हम लोग खींच लेते हैं और इस लाइन के हिसाब से ही हम लोग समझेंगे कि ईस्ट क्या है और वेस्ट क्या है। तो उसके हिसाब से ये तय हुआ कि लाइन के दूसरी तरफ जो रहेगा, वो स्पेन के जो जो नेविगेटर्स हैं वो जाएँगे और लाइन के इस तरफ जो रहेंगे, वो पुर्तगाली जो हैं वो लोग जाएँगे। तो लाइन के उस तरफ यानी कौन से देश हो गए? यूएस। और लाइन के इस तरफ कौन से देश हो गए? तो अफ्रीका, इंडिया वगैरह हो गए। ठीक है? अब आज की डेट में भी तुम यूएस में अगर आप जाओगे तो देखोगे कि यूएस में स्पेनिश लोग बहुत हैं। वहाँ एक्चुअली स्पेनिश भाषा बोलने वाले लोग बहुत हैं। इनफैक्ट एक सिंगर है काफ़ी फेमस सिंगर है यूएस के एनरिके, पता नहीं आप लोगों ने कभी सुना कि नहीं? एनरिके के गाने, वो एक स्पेनिश है बेसिकली ओरिजिन का, स्पेनिश सिंगर है। तो एनरिके जो है और उस तरह के कई भी लोग हैं, तो स्पेन का वहाँ पर चूँकि ये जो डिसीज़न कई साल पहले कुछ 1300-1400 ईस्वी के समय लिया गया था, उसके बाद से वहाँ स्पेन के लोग बस गए। उसी तरह पुर्तगाली लोग इस एरिया में बस गए जो अफ्रीका की तरफ और इंडिया की तरफ गया हुआ। तो वास्को ड गामा जो होता है, ये शुरू करता है अपना जर्नी, ठीक है? भारत की खोज का इसीलिए। देखो एक एक 2 रीज़न और बताते हैं इम्पोर्टेंट ये जान लो। आखिर इनका जो एक बताया कि इनके पास शिप्स हो गए। एक और रीज़न था इनके पास पावर स्टेटमेंट के अलावा इनको गॉड, गोल्ड और ग्लोरी, इस चीज़ को याद रखना इंग्लिश में। हिंदी में भी समझ ही जाओगे गॉड, गोल्ड और ग्लोरी। इसको ट्रिक की तरह याद कर लो। ठीक है? आखिर रीज़न अगर पूछा जाए कि क्यों ये लोग एक्सप्लोर करने निकले सारे, तो ग्लोरी तो बता ही दिए पावर स्टेटमेंट नाम होगा, ठीक है? गोल्ड, गोल्ड का मतलब हो गया ट्रेड से, ट्रेड करेंगे दूसरे देशों के साथ और गॉड हो गया मिशनरी एक्टिविटीज़ यानी क्रिश्चियनिटी की ओर लोगों को बढ़ावा देने के लिए, क्रिश्चियनिटी में लोगों को कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है? तो गॉड, गोल्ड और ग्लोरी ये एक ट्रिक है, इसको याद कर लो। तो जब भी एग्ज़ाम में अगर पूछे क्या रीज़न था, तो एक रीज़न था। नेक्स्ट, वास्को ड गामा शुरू होता है चलना। मई 1948 में ये कैलीकट पहुँचता है, ठीक है? लेकिन उसके पहले भी वो कहीं पहुँचा था। उसके पहले वो कहाँ पहुँचा था? उसके पहले वो इस पॉइंट पर पहुँचा था और इस पॉइंट पर पहुँच कर के उसको लगा कि अरे भाई चलो नाउ आई हैव रीच्ड इंडिया। उसको लगा कि यहाँ पर आकर के वो इंडिया पहुँच चुका है, ठीक है? और जब वो पहुँचा था कहा जाता है कि वो बहुत ही समुद्र में ना तूफ़ानों को झेल करके पहुँचा था, पहली बार जब पहुँचा था। तो तूफ़ानों को झेल करके जब पहुँचा था तो सॉरी नॉट वास्को ड गामा, उसका नाम ये था बार्थोलोमियो डियास, ठीक है? 1 सेकंड। बार्थोलोमियो डियास, ठीक है? तो पहली बार बार्थोलोमियो डियास जो था वो केप ऑफ गुड होप नाम का ये जो जगह है,
अफ्रीका में यहाँ पर पहुंचा और काफी स्टॉर्म्स वगैरह झेल करके आया था। और उसके बाद वो यहाँ पर देखा कि अरे यार पहुंच तो गए लेकिन ये गलत जगह पहुंचे हैं। ठीक है, लेकिन इस जगह का नाम उसने दिया केप ऑफ गुड होप, क्योंकि यहाँ से होप शुरू होता था इंडिया जाने का। तो जब वास्को डगामा आता है, राइट, वास्को डगामा के आने वो का साल था 1498। 1498 के ये एग्जाम में अक्सर पूछ लेता है कि 1498 कौन साल, ये कौन महीने, तो मैं याद रखना है 1498 के मई में आया था। ठीक है, और उसके बाद से शुरू हो जाता है सारे यूरोपियों का आना, कैसे कैसे वो आएंगे, कैसे कैसे क्या करेंगे। एक बस ब्रीफ अभी बता दे रहे हैं आप लोग को, ये चीज समझो। 1498 डेट देखना ध्यान से, 1498 से 1947। ठीक है, करीब 450 साल, और 49 होगा वैसे तो, 450 साल। 1498 में शुरू हो गया था ना। मॉडर्न हिस्ट्री का जो फेज होता है, मॉडर्न हिस्ट्री जब हम पढ़ना शुरू करते हैं बेसिकली, भले हम एडवेंट ऑफ यूरोपियन या यूरोपियों के आगमन से शुरू करते हैं 1498 से, पर अगर सही फेज अगर देखो ना, जो यूरोपियों का जो प्रभाव शुरू हुआ भारत पे, जो अफेक्ट डाला बेसिकली यूरोपियों ने, वो था 1707 के बाद। ठीक है, पूरे कहानी में समझ लो बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जंक्शंस आएंगे, जैसे एक सफर में चलते हैं ना, अगर 1498 से 1947 चल रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जंक्शन आएंगे। जैसे 1498 के बाद एक जंक्शन आएगा 1600 के दौरान, 1608 के करीब समझ लो, या 1602 समझ लो। तो 1600 ईस्वी के समय तक मान के चलो, क्योंकि जब बनता है ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर कहानी जब और आगे बढ़ता है इनका, एक और इम्पोर्टेंट जंक्शन आता है, एग्जैक्टली सो ईस्ट इंडिया कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट। उसके बाद अगला जंक्शन अगर देखो, कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट अगर आता है तो वो आता है 1707। यहाँ तक जो सफर है ना, अभी तो ये बस थ्योरी है, ये जो हम अभी पढ़ाएंगे भी आपको, तो कौन कौन पुर्तगाली आए, कौन कौन उनके गवर्नर थे, उन्होंने क्या काम किया, ये फैक्चुअल है। ये सारा चीज बस याद कराना होगा कि इन्होंने फैक्ट्री कहाँ बनाई, क्या नहीं करवाई, वो नोट्स में आपको मिलेगा ही, और क्लास में शॉर्ट में समझाएंगे। पर असल किस्सा जो शुरू होता है वो यहाँ से शुरू होता है। क्यों होता है, आखिर क्या रीजन हो सकता है, 1707 क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, कोई बता सकता है? कोई एक गेस करो, आखिर ऐसा क्या मेजर चीज हुआ था 1707 में कि उसके बाद हिंदुस्तान का पूरा किस्मत ही पलट गया? बताओ, कोई बता पाएगा? हाँ ना, कुछ तो बोलो। मुगल एम्पायर अपने अंत की तरफ अग्रसर था। मुगल में घमासान गद्दी के लिए, एग्जैक्टली, बॉटम लाइन, औरंगजेब। औरंगजेब मर जाता है 1707 में। मुगल एम्पायर का जो ग्लोरी था, मुगल एम्पायर का जो पावर था, मुगल एम्पायर ने जो अब तक हासिल किया था इतने सालों में, ज्यादा नहीं, कुछ 100 100 150 सालों में ही, लेकिन जो जिस मुकाम पे मुगल एम्पायर अपने आप को ले गया था, शायद ही वैसा कोई सल्तनत हिंदुस्तान के इतिहास में अपने आप को इन मिडाइवल एरिया ले गया हो। और अचानक से 1700 के बाद, 1707 के बाद सब चीज बदलता है। कैसे बदलता है, क्या होता है, क्या कोर्ट में पॉलिटिक्स होता है, क्या पुर्तगाली लोग पॉलिटिक्स करते हैं, क्या ब्रिटिश लोग पॉलिटिक्स करते हैं, कहानी वहां से शुरू होता है। समझ लो कि अब तक जितने भी 1707 तक जितने भी ब्रिटिश हो गए, या जितने पुर्तगाली हो गए, या फ्रेंच हो गए, या जो भी हैं, ये सारे के सारे लिमिट में थे, या कहो अपनी बिल्कुल लेवल में थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर औरंगजेब था। ये डिबेटेबल है कि औरंगजेब अच्छा था बुरा था, ये सब अब टीवी वाले डिबेट के लिए रखा जाएगा। इसके ऊपर हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोग अगर औरंगजेब के कैरेक्टर के बारे में आगे बात भी करेंगे तो उसको एज एन एडमिनिस्ट्रेटर की तरह ही देखेंगे, एज अ किंग की तरह देखेंगे। ठीक है, ताकि आपको आंसर में भी वही लिखना है, ना कि जो टीवी डिबेट पे आता है। तो औरंगजेब जो था, अभी तक उसको यही मान के हम लोग चलते हैं कि एक बहुत ही पावरफुल मुगल रूलर था, जो कि एक ट्रेडिशन चला आ रहा था, चाहे बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, सबके बाद शाहजहां, सबके बाद
औरंगज़ेब भी उस चीज़ों को मेंटेन किया और इनफैक्ट काफ़ी पावरफुल साबित हुआ बाकियों में से। लेकिन जब ये मर जाता है, तो ये जो थे ब्रिटिश, पुर्तगाली, फ्रेंच, डच ये लोग, इन लोगों के पास मौका मिल जाता है चीज़ों को करने का, अपने फ़ेवर में। और यही वो समय होता है कि जो मुगल का कोर्ट रूम होता है, यानी मुगल का जो दरबार होता है, उसके अंदर भी पॉलिटिक्स होते हैं। क्योंकि उसके अंदर जो नोबेल होते हैं, यानी जो वज़ीर वग़ैरह होते हैं, उनके बीच में कुछ-कुछ पॉलिटिक्स चलता है। कैसे-कैसे पॉलिटिक्स चलता है, वो एक कहानी है। हिस्ट्री का मतलब ही है हिस्ट्री, हिज स्टोरी एक तरह से, उसकी कहानी। तो कहानी है ये सारी। इनको हम कहानियों को कहानी की तरह सुनते चलेंगे, लेकिन जो फैक्ट है, वो आपको नोट्स में मिलते चलेगा। ये सोचने की बात है, 1707 से 1757 के बीच कितने साल का गैप है? महज़ 50 साल का। जस्ट इमेजिन इन 50 साल, सिर्फ 50 साल सोचो, 1498 से 1707 करीब तुम्हारा 1600 से 1700 100 साल से के करीब 100 इयर्स तक सब शांत थे। ठीक है, सॉरी 200 इयर्स तक। 200 साल तक सब शांत थे और अचानक से 50 साल के अंदर ही 1757 में बैटल ऑफ पलासी होता है, पलासी का युद्ध होता है और उसके बाद जो ब्रिटिश होते हैं, वो सबसे ऊपर पहुँच जाते हैं। सारे पुर्तगाली, फ्रेंच और सबको बाहर निकाल देते हैं। तो आखिर कैसे निकाले वो? क्या दिमाग खेले? क्या उनमें ऐसा ख़ासियत था? क्यों लॉर्ड क्लाइव को लोग लॉर्ड कहता था? इनफैक्ट जो फ्रेंच का जो गवर्नर था ड्यूप्ले उसको भी भगवान का रूप कहता था। आखिर आखिर उनके बीच में क्या घमासान हुआ था? ये हमारा आगे की क्लासेस में होगा कि 57 में आकर के ये लोग तो बन तो गए ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पावरफुल इंडिया में, लेकिन वही फिर एक और ब्रेक थ्रू आता है 1857 में, राइट? 100 साल बाद, जब होता है स्वतंत्रता का पहला संग्राम। क्यों आखिर ऐसा संग्राम हुआ? और इस संग्राम के बाद से ही क्यों ब्रिटिश के हाथ-पाँव काँपते थे जब भी कोई भी गुटबाजी होती थी या जब भी किसी भी तरह का कोई प्रोटेस्ट होता था। उसके बाद से 1857 के बाद से ही बैकफुट पे एक तरह से ब्रिटिश आ गए। मतलब थे तो राजा तब भी वो लोग, उसके बाद इनफैक्ट 1857 में सीधा भारत की जो रानी है वो बन गई ब्रिटेन की रानी, ठीक है? द मोस्ट पावरफुल। लेकिन क्यों? आखिर क्या हुआ? तो ये है सारा स्टोरी। ये जो जर्नी है 1498 से लेकर के 1947 आज़ादी तक का, इसके बीच में देखो कई सारे हीरो आएँगे, ठीक है? और कई सारे हीरो के अपोजिट भी आएँगे। विलेन नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सबकी अपनी थ्योरी है। तो अगर कोई हीरो आ रहा है, तो कोई एंटी हीरो भी उसी तरह का आ रहा है, कोई महान। जैसे अगर मान लो क्लाइव आया ब्रिटिश का, लॉर्ड क्लाइव, तो वैसे ही ड्यूप्लेक्स आया। जैसे औरंगज़ेब था, वैसे ही कौन थे? शिवाजी महाराज और बाद में संभाजी। तो उसी तरह से फिर जब महात्मा गांधी आए, ठीक है? उसी तरह से जब नेहरू आए, सुभाष चंद्र बोस आए, तो हमेशा कहीं न कहीं अपॉर्च्युनिटी हिस्ट्री में दिया हीरो को, या एक हीरो के आने का। और हीरो का मज़ा तभी आता है जब विलेन स्ट्रॉन्ग हो, जब उनका अपोज़िशन जो है वो स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है? तो आगे की क्लासेस में हम लोग यही देखेंगे, कैसे होगा पुर्तगाली आते हैं, क्या-क्या फैक्ट्री खोलते हैं, कहाँ खोलते हैं, किस तरह से ब्रिटिश के साथ इनका पॉलिटिक्स होता है, चूँकि देखो एक बात जान लो, 1498 से लेकर के 1600 तक, ठीक है? 1600 तक, करीब 100 साल तक पुर्तगाली बिल्कुल मज़े में रहे हैं। कोई कोई और यूरोपीय नहीं आया 100 साल में। 100 साल में पुर्तगाली अपने आप को बहुत ही पावरफुल पोज़ीशन पे ले गए हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ अचानक से 1608 के दौरान, कि अचानक से जो है पुर्तगालियों का जो रेपुटेशन था मुगल दरबार में वो गिर गया। वो गिरने लगा इनफैक्ट। क्यों यहाँ पर से ब्रिटिश जो थे, वो ऊपर उठने लगे। आखिर क्या था वो रीज़न? ये सारी चीज़ें हम लोग आगे की क्लास में देखेंगे, समझेंगे और नोट्स के हिसाब से उसको याद करते चलेंगे। ठीक है? कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है तो चलो पूछ लो। बहुत चीज़ हम लगातार पढ़ाते ही चले गए हैं, पर क्वेश्चन जो-जो अगर लगा है कुछ ऐसा तो पूछो। ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, आई थिंक लगता है सबको सब कुछ क्लियर है।
ठीक है गाइस, समझ में आ गया आपको आज का क्लास? कैसा लगा, क्या लगा? अपना एक रिव्यू बताओ। क्या कुछ और करना चाहिए आप लोगों के लिए? क्या आपकी सेवा में आपकी खिदमत में हम कैसे पेश हों? कोई आपका ऐसा कोई डिमांड है तो बताओ। क्लास टाइमिंग सर सुबह मिल जाएगी। सुबह देखो थोड़ा मुश्किल है होना, दोपहर जरूर हो सकता है 12 o'clock या 12:30 में। ठीक है, तो 12 o'clock या 12:30 के अराउंड एक चला सकते हैं। बाकी लोग भी अगर अग्री कर जाएंगे देन वी कैन डू इट। दोपहर में ऑफिस जाता हूँ सर, तो प्रिंस तो शाम में ही फ्री होंगे। निशा का है 12 to 30, प्रिंस का 10 to 5 ऑफिस। चलो देखते हैं सबके टाइम के हिसाब से, क्योंकि दिन का टाइम 12:30। अच्छा चलो, विल फिगर आउट कैसे कैसे क्या कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपका प्रिंस 10 to 5 ऑफिस है, अगर शाम में भी रखते हैं तो 4 to 8 रहेगा। तो फिर आप कैसे मैनेज करोगे? अगर दिन में भी ज्वाइन कर सको तो देखना प्रिंस, अगर आपको पॉसिबल है तो। और बाकी लोग अगर देखो आप इवनिंग में शेड्यूल कर सकते हैं तो वी कैन डू इट इन इवनिंग ओनली। ठीक है। अच्छा चलो, ये कर सकते हैं, स्प्लिट क्लास कर सकते हैं। एक क्लास मॉर्निंग में और एक आई मीन एक क्लास आफ्टरनून में और एक क्लास इवनिंग में कर देंगे। ये एक पॉसिबिलिटी किया जा सकता है। राइट, आई थिंक ये सबके लिए कन्वीनियंट होगा। दिन में आप थोड़ा टाइम निकालना होगा प्रिंस आपको, एक बार दोपहर में 1-2 घंटे के लिए। और फिर शाम में आपको आफ्टर ऑफिस आवर्स का यानी 6 to 8 का टाइम एक रख सकते हैं मे बी। राइट, इस तरह आप लोग को बीच में गैप भी मिल जाएगा थोड़ा सा। दिन के काम भी रहते हैं, क्योंकि दिन में खाना वाना खाना बहुत बच्चे खाना वाना प्रिपेयर करते हैं दिन में अपना, तो वो भी हो जाएगा खाना वगैरह भी आपका। ठीक है, ज़्यादा बेटर रहेगा ये। प्रिंस थोड़ा सा आप देख लीजिए, एडजस्ट थोड़ा सा कर लिया जाए। ठीक है। ओके गाइस, चलिए फिर ठीक है, क्लास को आज पैकअप करते हैं। चलो बाय बाय, गुड नाइट्स, स्लीप टाइट अच्छे से। कल मिलते हैं फिर। कल कब मिलना है वैसे बाय द वे? आफ्टरनून में मिले कल 12 बजे, 12 साढ़े 12 में। ओके चलो फिर गाइस, चलो कल मिलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट। ग्रुप क्रिएट हो जाएगा प्रिंस, अभी डेमो वाला ही चल रहा है। जब बच्चे सारे बच्चे जब एडमिशन ले लेंगे, उनको लगेगा कि एडमिशन ले लेना है जो भी हैं, तो फिर उसके बाद एक पर्टिकुलर ग्रुप फॉर द बैच जो प्रॉपर बच्चे रहेंगे उनके साथ कर लिया जाएगा। ठीक है। चलो गाइस बाय, चलो लॉग आउट, एंजॉय करो अब।